नमस्कार क्लास 9 बच्चों, आपको मैंने सिलेबस डाल दिया है। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क भी डाल दिया है। हॉलीडे होमवर्क में मैंने आपको दुख का अधिकार पाठ और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में जो भाषा अध्ययन दिया हुआ है, पीछे की तरफ देखिएगा आप लोग, उससे संबंधित ही एक्टिविटी दी है। और एक बात और सुन लीजिए कि आपकी नोटबुक प्रॉपर तरीके से सारे लेसन, शब्दार्थ और व्याख्या, अर्थ, प्रश्नोत्तर, हर चीज़ होनी चाहिए, इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस डेट से जिस डेट तक मैंने जो भी चीज़ें आपको लिखने को दी हैं, कोई भी डेट आप रखिए, उस डेट ज़रूर लिखें, दिनांक लिखें, ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य लिखें, है ना, हल्का सा उसको ड्राइंग करें और उसके बाद आप उसको हॉलीडे होमवर्क अपना करें। हॉलीडे होमवर्क में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है, आपने देख ही लिया होगा। हॉलीडे होमवर्क आपका उसमें दिया हुआ है, कुछ खास नहीं। 10 चीज़ें आपको एवरेस्ट से संबंधित 10 चीज़ें आपको लिखनी हैं और उनसे संबंधित कोई भी चित्र आप चाहो तो चिपका सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। और दुख का अधिकार पाठ में मैंने दिया है आपको कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा है तो उसकी कहानी लिखिए। जैसे आप भगवाना की कहानी ये किसने लिखी है? लेखक ने लिखी है ना। तो ये लेखक ने कहीं देखा होगा या कहीं महसूस किया होगा तो ही तो उसको कलमबद्ध किया है। तो ऐसे ही आप भी, आपने कोई समाचार पत्र पढ़ा होगा, आपने कहीं आसपास भी, आप कई बार होता है आपके बगल में भी हो, देखते हैं। नहीं देखा है तो देखने का प्रयास करें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग दुखी ही है। सुख तो बहुत कम है, दुख ज़्यादा है। तो कोई इससे संबंधित जिसकी कोई सहायता ना करता हो, है ना, जो परेशान हो, कारणवश अनाथ हो, बच्चा अनाथ हो, बुढ़िया अनाथ हो, माँ अनाथ हो, कोई भी, कोई पुरुष भी हो सकता है। कहानी किसी पर भी, दुख किसी पर भी आता है ना, तो उससे संबंधित कहानी लिखनी है। नहीं आती तो आपने महसूस किया होगा, उसको अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो ये आपको करना है। और मैंने दिया था, यदि आप इसके बाद मैंने आपको ये एक इसी से दिया है और तो शायद मैंने इससे नहीं दिया। 10 चित्र बनानी है एवरेस्ट से। एवरेस्ट में आ जाइए, इसमें मैंने आपको दिया है कि तेंजिंग पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीज़ों के नाम लिखिए, उनके चित्र बनाइए। ठीक है, और इस पर्वत का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा, ये आप यूट्यूब में खोजिए और इसको लिखिए। विस्तार से लिखना, संक्षेप में नहीं। डेट जरूर डालेंगे, मुश्किल से 3-4 दिन का काम है आपका, 2 दिन का भी हो सकता है। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करें। डेट डालें, सुंदर ढंग से लिखें और जहाँ ये कार्य करेंगे उसके पहले पेज में आप ग्रीष्म अवकाश का गृह कार्य जरूर लिखेंगे। अगर आपने देखिए, और ग्रीष्म अवकाश कैसे लिखना है वो मैंने उसमें लिखा हुआ है, ग्रीष्म अवकाश। और या तो आप ऐसे लिखें, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म लिखें, फिर अवकाश लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, इसलिए क्या हो गया, बड़ा, ग्रीष्मावकाश। तो उसी तरह से वो संधिबद्ध है और ये अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग कैसे लिखना ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रीष्मावकाश का गृह कार्य। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये चित्र और जब मैंने आपको बताया है, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कैसे क्या करना है, कैसे आप ग्रीष्म अवकाश लिखेंगे और कैसे आप इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये बना के ही ग्रीष्म अवकाश का गृह कार्य लिखेंगे। ये चित्र बनाएंगे, इसको ये इस तरह से सुंदर पेस्ट है। आप और तरीका अपना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी करें सुंदर ढंग से। ये एक्टिविटी
आपकी और आपकी नोटबुक के 5 नंबर हैं। अगर ये एक्टिविटी नहीं है तो आधे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने ढंग से नहीं लिखा, प्रॉपर हर चीज़ नहीं लिखी है, तो भी नंबर कटेंगे। दिनांक लिखना है, इसका ध्यान रखें। तो ये सब आपको करना है। तो बच्चों, दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा और रैदास भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। रैदास के 2 पद हैं और दोनों पद अच्छे से समझाए हैं, पढ़ाया है आपको, शब्दार्थ भी अभ्यास करवाया है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, इसको मैं करवाती हूँ, हो सकता है मैं उतना ना दूँ, लेकिन आपको करना है। रैदास के शब्दार्थ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पीछे का अभ्यास कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी अभ्यास कार्य है पीछे का, वो आपको करना है। तो रैदास में के जैसे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये दोनों पद मैंने करवा दिए हैं, इसकी व्याख्या करवा दिया है, प्रश्नोत्तर है और ये प्रचलित रूप हैं। ये आपको करना है। जैसे दीपक को के साथ क्या जुड़ा है, बाती। और दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजो किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद की जाकी छोटी जगत को लागे, ये मैंने सब बहुत अच्छे से करा दिया। लगभग बच्चे भी आए हैं, और जो बच्चे थोड़े से नए हैं वो मुझसे कह सकते हैं, मैं उन्हें दोबारा भी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। ये ना समझे कि ये हो गया, अरे हम कैसे करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करें। लेकिन हाँ, शब्दार्थ में मैंने बताया था, जैसे ये लाइन थी ना, नामदेव कबीरू तिलोचन सदना सैन तरे। तो नामदेव, कबीर, तिलोचन, सदना, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा है रैदास जी ने कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु, ये सब आपकी भक्ति की कृपा पाकर सब तर गए हैं, सबका उद्धार हो गया है। तो इसमें भी शब्दार्थ में भी थोड़ा लिखा हुआ है, इससे भी आप सहायता ले सकते हैं। कुछ और भी बुक्स से आप देख सकते हैं। तो ये सब आप जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी के दोहे में सबसे पहले हम जानते हैं कि रहीमदास जी का नाम क्या है। रहीमदास जी का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो देखिए फिर से, अब्दुल, रहीमदास जी का नाम है अब्दुल रहीम, ये र है, अब्दुल रहीम खान खाना। पहले क्या लिखेंगे, खान, फिर है खाना। रहीम अरबी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप पर लक्षित है। रहीम मध्ययुगीन, मध्यकाल के कवि हैं। कबीर, रहीम, है ना, ये सब मध्यकाल के कवि हैं। और इन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार, समाज में फैला अंधविश्वास, समाज में फैली धार्मिक कुरीतियाँ, इन पर गहरी चोट की। और ये भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति परक पद इन्होंने लिखे। इनके नीति भी है, वैल्यू बताई है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या धर्म है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप पर लक्षित है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार के ये कवि हैं। अकबर के दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्न थे। नवरत्न थे जैसे बीरबल, कबीर और तानसेन, इस तरह के 9 लोग जो थे वो अकबर के जो राज्य में 9 रत्नों की इनको संज्ञा दी गई थी। ये जो थे अकबर के साथ मिलकर साम्राज्य को और सुंदर सुव्यवस्थित करने में प्रयासरत रहते थे। हर तरह, संगीत के क्षेत्र में, है ना, ज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, ये सब लोगों का बड़ा ही योगदान रहा है। 9 रत्न, तो ये भी आप देख सकते हैं। वो 9 रत्न कौन से हैं, एक तो रहीम हो गए, एक तो तानसेन हो गए, एक बीरबल हो गए,
है ना। और एक राजा, एक तोंडरमल करके नाम है जो जिन्होंने काफ़ी, देखिएगा आप पढ़िएगा इसको, मैं भी एक बार प्रयास करूँगी। ओके। रहीम के काव्य का मुख्य विषय नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि है। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। नीतिपरक दोहे इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं। ये जो दोहे हैं ये सब नीतिपरक दोहे हैं, बहुत ही अच्छे दोहे हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कल, और रहीमदास जी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा और जानकारी इकट्ठा कीजिए। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।